हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, मतलब कि हम केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे आज। ये वीडियो सभी चैप्टर्स पे है, ठीक है। तो शॉर्ट ही है, ज़्यादा डिटेल में हम बताएंगे नहीं, ठीक है। डिटेल में वीडियो बन चुका है, उसको देख सकते हैं जाके आप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं केमिकल एंड द फिजिकल चेंज के बारे में, ठीक है। केमिकल और फिजिकल चेंज में होता क्या है? केमिकल चेंज में आपका होता है नॉट ईज़िली रिवर्स, मतलब कि कोई भी अगर केमिकल चेंज करेंगे तो उसको हम ईज़िली रिवर्स नहीं कर सकते, और फिजिकल चेंज में ईज़िली रिवर्सिबल है। न्यू प्रोडक्ट फाउंड होता है, इसमें न्यू प्रोडक्ट फाउंड नहीं होता है। रिएक्टेंट्स यूज होते हैं इसमें, ऑप्टेन जस्ट स्टेट चेंज होते हैं। हीट लाइट साउंड ऑफ फ्रीजिंग ऑकर्स होते हैं इसमें, और इस एग्जाम्पल देखते इसमें आइस मिल्टिंग होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटीज में भी प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और प्रेसिपिटेट्स में फॉर्म्स, और पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम इसका वुड बर्निंग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इज जिसमें ब्रोकन विथ इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स न्यू फाउंड विथ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स और ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस में अगर हमने रिएक्शंस कराएं, रिएक्टेंट को रिएक्शंस कराते हैं, हमने दो रिएक्टेंट को रिएक्ट कराएंगे, उससे फॉर्म होगा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब कभी दो केमिकल को हमने रिएक्ट कराया तो उसको क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन, जिससे हमें न्यू फाउंड होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म है, ठीक है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू द न्यू केमिकल सब्सटेंस बाय मेकिंग एंड द ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिटवीन डिफरेंट आइटम्स, ठीक है। उसका दूसरा एग्जांपल है, दूसरा डिफिनेशन से उसका देख लीजिए। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है केमिकल सब्सटेंस का और न्यू केमिकल सब्सटेंस बाय मेकिंग ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड्स एंड द बिटवीन डिफरेंट एटम्स। ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स और बिटवीन डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसे केमिकल चेंज करते हैं। हाउ डू आइडेंटिफाई ए केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? स्टेट में चेंज होगा, कलर में चेंज होगा, और किस में चेंज होगा? गैस में इल्यूमिनेशन ऑफ गैस होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी मतलब कि प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ठीक है। ये सब है इसके मेजर्स लार्ज केमिकल रिएक्टेंट टेकिंग प्लेस है, ठीक है। देखिए दिस इज़ द एग्जाम एक्टिविटी ऑफ एनसीईआरटी बुक, मैग्नीज रिवर एक्टिविटीज़ है। देखिए कोई भी अगर मैग्नीज में है तो उसको हम एक्टिविटी कराएं तो कैसे कराएं? तो ये एक्टिविटीज़ है। तो देखिए अगर हम एक्टिविटी करते हैं तो हम पहले मैग्नीज रिवर को सैंड पेपर से उसको हम रब करेंगे, ठीक है। उसको हम क्लीन करेंगे, फिर उसको हम हीट करेंगे, हीट करके मतलब उसको हम बर्न करेंगे। तो बर्न करने पे हमें क्या ऑब्टेन होता है, तो चलिए हम उसके बारे में मान लेते। देखिए एक बर्नर लेंगे हम, एक्टिविटी करने के लिए हम एक बर्नर लेंगे, मैग्नीज रिवर लेंगे, उसके साथ टंग लेंगे जिसको हम पकड़ सके, मैग्नीज रिवर को बर्न करते समय पकड़ सके। एक वास्ट ग्लास लेंगे, एक मैग्नीज ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हमने मैग्नीज को हीट किया या उसको बर्न किया तो हमें फॉर्म होता है मैग्नीज ऑक्साइड। देखिए अगर इसको रिएक्शंस में पूछ दे, रिएक्शंस लिखना रहेगा तो हम लिख सकते हैं कि Mg को हमने रिएक्ट कराया, Mg को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमने उसको हीट किया, हीट लिख सकते हैं यहाँ पे, हीट किया या बर्न किया, हीट या बर्न किया तो हमें क्या मिलेगा? MgO, ठीक है। तो MgO मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं कि हो गया, ठीक है। हमारा MgO मतलब कि मैग्नीज ऑक्साइड फॉर्म होगा, तो मैग्नीज ऑक्साइड ऑब्टेंड होगा हमें, ठीक है। अगर हमें इसे बैलेंस करना रहेगा, ठीक है, तो अगर हमें बैलेंस करना है तो Mg और प्लस ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन 2 है, Mg 1 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन और Mg दोनों ही 1 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो कितना होगा? 2 Mg प्लस 2 ऑक्सीजन हो गया। तो अब यहाँ पे Mg 1 है, यहाँ पे Mg 2 हो गया, मैग्नीज 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे भी 2 Mg 2 ऑक्सीजन 2 MgO मतलब कि 2 मैग्नीज और 2 ऑक्सीजन तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा एक्टिविटी था, एक्टिविटी बोर्ड्स एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? तो सिंबल मतलब कि कोई भी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अगर हम देख ले तो देखिए Na एंड Cl2,
NaCl2 को रिप्रेजेंट किया, फिर NaCl प्रोड्यूस किया। इन दिस इक्वेशन A एंड B आर द कॉल्ड रिएक्टेंट एंड AB इज द प्रोडक्ट। मतलब कि जो A एंड B है वो रिएक्टेंट है, A और B रिएक्टेंट है एंड AB जो है प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैग्नीज ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, वहाँ पे हमने जो बताया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बताया था, यहाँ पे बताए थे आपको कि MgO मिलता है, MgO मैग्नीज ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो वही वहाँ पे भी दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया, ठीक है। देखिए मैग्नीज Mg को रिएक्ट कराया किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, तो कितना बना, MgO बना, मैग्नीज ऑक्साइड बना, मैग्नीज ऑक्साइड। देखिए लेकिन बट दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, हमने बैलेंस करना एक बार थोड़ा सा पहले बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बताया था कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को, तो वही कहा था, ठीक है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि MgO प्लस ऑक्सीजन को Mg प्लस ऑक्सीजन को हम बैलेंस कैसे करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, Mg1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे Mg और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। देखिए हम फर्स्ट Mg को बैलेंस, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो MgO को हमने बैलेंस किया तो यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 2 Mg प्लस 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, फिर Mg2 हो गया, ठीक है। तो हमने Mg को 2 कर दिया, Mg को 2 किया प्लस 2 MgO हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी 2, MgO भी 2 हो गया, ठीक है। तो हम इसके बारे में आप डिटेल में जानते हैं कि हाउ टू बैलेंस इट, मतलब कोई भी इक्वेशन रहेगा तो उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। हम बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है। तो हमें इक्वल, ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर विच एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड्स आर इक्वल टू द नंबर एटम्स ऑफ प्रोडक्ट साइड्स इज नोन एज बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन हम उसे कहते हैं, देखिए बैलेंस इक्वेशन हम उसे कहते हैं जो कि रिएक्टेंट मतलब इस साइड इक्वल हो, ठीक है, इस साइड के एलिमेंट से इक्वल हो, उसी को हम कहते हैं, ठीक है। देखिए वही इक्वेशंस को बैलेंस किया था, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आर बोथ साइड, हम बोथ साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स को रखेंगे तो वो बैलेंस्ड इक्वेशंस कहलाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 2 Mg और ऑक्सीजन 2 है, तो 2 Mg 2 लिया है तो हो गया, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, ठीक है। देखिए अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, हम 2-3 बता देंगे आपको, देखिए उसके आगे और भी है, तो हमें देखना होगा कि हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो हमें लगता है कि सिंपल फर्स्ट ही स्टेप हमारे लिए बढ़िया है बैलेंस करने का इक्वेशन, क्योंकि उसको बॉक्स बना के करना रहेगा, किसी भी एक इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम बॉक्स बना के करेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन दिया था, इसको बॉक्स बनाए, ठीक है। तो इसको हमने बॉक्स बनाया, उसके बाद जहाँ पे भी कमी थी हमें लगे कि यहाँ पे कम है तो वहाँ पे हम लगा देंगे। देखिए अगर हम बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, क्या है, Fe प्लस H2O को रिएक्ट कराया तो Fe3O4 और O4 प्लस H2 मिला, ठीक है। तो हम पहले H2 को बैलेंस करते हैं, Fe को बैलेंस करते हैं, क्योंकि Fe और ऑक्सीजन दोनों दिया है, या तो फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो मान लीजिए हमने ऑक्सीजन को ले लिया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 है, और यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो कितना करना पड़ेगा, तो हम अगर ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो हम 4 लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो H2O में पूरा इक्वेशन लिखते हैं, देखिए Fe प्लस H2O को रिएक्ट कराया था, हमें क्या क्या मिला, Fe3 देखिए हमने रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, Fe3O4, ठीक है, O4 मिला, और क्या मिला, प्लस H2O, ठीक है। इन सबको हमने बॉक्स में कर लिया, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगा दिया, यहाँ 4 लगाया, तो यहाँ पे फिर ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गया, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे भी 4 लगा दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। Fe यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हमने इसके आगे 3 लगा दिया, तो कितने हुए, Fe कितने हुए, 3 Fe हो गया, यहाँ पे भी 3 Fe हो गया, ठीक है, 3 Fe ऑक्सीजन 4, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। मुझे लगता है कि सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल से हम किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट
इक्वेशंस के बारे में बात करें कि कैसे हम बैलेंस करें किसी भी इक्वेशंस को, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, द नंबर ऑफ आइटम्स डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स को इन रिएक्टेंट LHS एंड RHS करके लिखेंगे, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमारा थर्ड है, इन ऑब्टेन द कन्वेंट स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड्स, हम कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम किस में है तो उसमें हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह और भी हैं, तो जिसको अगर इसमें और भी क्वेश्चंस पूछे हैं जिसके हम बैलेंस कर सकते हैं। 3 टू प्रोड्यूसिंग फिशर्स इन बैलेंस हाइड्रोजन, फर्स्ट हम बैलेंस कर सकते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं, Fe एंड H को आइटम्स को स्टिल नॉट बैलेंस करेंगे। पिक अप एनी 3 एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस फर्दर, लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन आइटम्स इन द पार्टिकल बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो हम उसमें किसी को लेके बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स हैं इसके बैलेंस करने के, सभी बैलेंस करने के लिए इक्वेशन है कि हमें कैसे इसको बैलेंस करना है। तो हमें 1 या 2 याद रहेंगे तो हम किसी भी इक्वेशंस को आराम से बैलेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2 होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे H2 होगा, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखिए Na दिया है, H2O दिया है, NaOH प्लस H2 मिल रहा है, ठीक है। तो हमें इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हमें बैलेंस किसको करना है। देखिए Na यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे Na कितने हैं 1, यहाँ पे भी Na 1 है, ठीक है। यहाँ पे H2O कितने हैं, H2 कितने हैं 2 है, यहाँ पे H2 2 है। तो ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 1 है, ठीक है। देखिए हमें इसको बैलेंस करना है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे H2 है, Na H2O फिर रिएक्ट कराया था, हमें NaOH मिला प्लस H2 मिला, ठीक है। हम इसको बैलेंस करा देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हमने बना लिया, ठीक है, यहाँ पे Na हो गया प्लस H2O को हमने रिएक्ट कराया तो NaOH, एक मिनट, यहाँ पे H2 होगा, यहाँ पे H2 हो गया, ठीक है। अब हमने रिएक्ट करना, ठीक है, Na प्लस H2O को हमने रिएक्ट करा किससे, NaOH एंड H2O प्लस H2O हमें फाउंड हुआ, H2 मिला बस, ठीक है। तो हमें इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 लगाया, 2 Na हो गया, 2 Na प्लस H2O, तो हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ठीक है। ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पे Na2 है, तो यहाँ पे Na2 हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के यहाँ 2 लगाएं, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, मतलब कि सभी जगह 2 2 2 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, it may be defined as a chemical reaction in which 2 or more substances combine to form a single substance under the suitable condition। 2 केमिकल रिएक्शंस, देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक सिंगल सबस्टेंस को फॉर्म करेंगे, उसी को कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देख सकते हैं कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए दे आर द एक्जोथर्मिक इन नेचर, मतलब क्या है, जनरली इन एक्जोथर्मिक नेचर में होते हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, जिसमें हीट रिलीज होता है, इसको हम कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। देखिए 6,6H12O6 प्लस C6O2, देखिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे सबको बैलेंस करके दिया है हमें, ठीक है। यहाँ पे सबको बैलेंस करके दिया है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे सबको क्या किया है, बैलेंस किया है, ठीक है। यहाँ पे सबको बैलेंस किया है, ठीक है। देखिए C6H12O6, देखिए अब बैलेंस करने वाला सीख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए बैलेंस कैसे किया है। देखिए कितने 6 कार्बन है, अरे CO2 है, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो यहाँ पे 6 लगा दिया तो कितने हो गए, 6 कार्बन
और ऑक्सीजन कितने हो गए 12 हो गए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे तो यहाँ पे 6 लगा दिया तो ऑक्सीजन भी 12 हो गए। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 थे, यहाँ पे 6 लगा तो 6 2 जा 12 हो गए हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन हमारा है ही है। ठीक है, प्लस एनर्जी। ठीक है, हमने ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे बैलेंस कर दिया था कि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 6 हो गए। ठीक है, यहाँ पे 6 लगाए थे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस हीट को रिलीज होगा। हीट क्या होगा, रिलीज होगा। इसमें भी हीट रिलीज हो रहा है। जो ग्लूकोज फॉर्म होता है उसको हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने के बाद ग्लूकोज को तीन में कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन प्लस एनर्जी में रिलीज होता है, एनर्जी पे फॉर्म होता है 3 पार्ट में। तो इसको हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, जिसमें याद रखिएगा जिसमें हीट इज रिलीज होगा, हीट जो होगा रिलीज होगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनी रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 मोर प्रोडक्ट। ठीक है, 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे किसी एक रिएक्शन कंपाउंड है या किसी एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जनरली एंडोथर्मिक सिंस एनर्जी इज रिड्यूस टू ब्रेक द केमिकल कंपाउंड एंड सेपरेट द कंस्टेंट एलिमेंट्स। मतलब इसमें जो होता है इसको हम जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी होता है कि एब्जॉर्ब होता है इंड्यूस होता है कि एनर्जी यूज करके ये ब्रेक डाउन करता है। देखिए पॉइंट टू बी, इसे हमें याद रखना चाहिए। थर्मल डिकम्पोजिशन इन अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस व्हेन हीट। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करता है, थर्मल डिकम्पोजिशन में केमिकल रिएक्शन को एक सिंगल कंपाउंड से ब्रेक डाउन करता है 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस व्हेन हीट। हम जब किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करता है, उसी को कहते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, व्हेन हीटेड कैल्शियम क्लोराइड को अगर हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, उसको हम कहते हैं कैल्शियम। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन देख लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने क्या किया, AgCl मतलब सीलियम ब्रोमाइड को आल्सो बिहेव्स द सेम वेज। ठीक है, किसको, सिल्वर कैल्शियम को सनलाइट से हमने रिएक्ट कराया, हीट किया, सनलाइट से हमने हीट कराया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, कैल्शियम प्लस क्लोराइड। ठीक है, उसी तरह सिल्वर प्लस क्लोराइड मिला। ठीक है, उसी तरह हमने सिल्वर ब्रोमाइन को हमने सनलाइट से रिएक्ट किया तो सेम टाइप उसी तरह हुआ, सिल्वर मिला प्लस ब्रोमीन मिला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, मतलब कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा, किसको डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस, मतलब उस जगह से उसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उस जगह से उसको हटा देगा, तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देख सकते हैं Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, देखिए Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कि Fe इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द कॉपर। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल्स हैं इसके, AB प्लस C, तो A अलग हो गया और BC मिल गया जाके। ठीक है, तो ये है सिंबल आपको बताने के लिए। ठीक है, एग्जांपल में देख सकते हैं कि जिंक ने CuSO4 कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराने पे तो जिंक सल्फेट बना, कॉपर को अलग कर दिया, मतलब जिंक जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए कॉपर अलग हो गया। ठीक है, अब हमने पोटेशियम को Pb को हमने किससे रिएक्ट कराया, कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट कराया तो PbCl2 मतलब लीड क्लोराइड मिला प्लस U मिला, मतलब कॉपर इज द लेस रिएक्टिव ऑफ लीड। ठीक है, जिंक एंड लीड आर द मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। वही हुआ कि जिंक और लीड जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, इसलिए डिस्प्लेस कर दिए। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, दो रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज देयर आयंस। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज देयर आयंस करते हैं, मतलब 2 कंपाउंड्स रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ एक्सचेंज देयर आयंस फॉर्म करते हैं, उसी को कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक्सचेंज देयर आयंस का एक्सचेंज होता है और न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, देखिए Na2SO4 को हमने रिएक्ट कराया BaCl से,
ठीक है। तो BaSO4 एंड 2 NaCl। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देख लीजिए। देखिए इसको हमने इससे रिएक्ट कराया, Na2SO4 को रिएक्ट कराया BaCl2 से, BaSO4 प्लस 2 NaCl मिला। देखिए यहाँ पे क्या किया था, देखिए Na कहाँ गया, Na गया B को डिस्प्लेस किया। किसको डिस्प्लेस किया, B को, ठीक है। B को डिस्प्लेस किया तो B बन गया क्या, क्या बना B जाके SO4 से मिल गया, ठीक है। किससे मिला, वो यहाँ पे दिया, देखिए ये इसको Na2 ने B को डिस्प्लेस किया, ठीक है। यहाँ पे BaSO4 से B को डिस्प्लेस किया था एक मिनट यहाँ पे देखिए Na2SO4 प्लस BaCl था ना, तो इसको डिस्प्लेस करने के लिए Na को डिस्प्लेस किया तो NaCl बना, ठीक है। Bo को इसमें से डिस्प्लेस किया तो Ba ने जाके यहाँ पे प्लस, ठीक है, Ba जाके SO4 से मिल गया तो क्या बना BaSO4, ठीक है। BaSO4 मिल गया। देखिए कैसे हुआ, देखिए एक बार और समझ लीजिए। देखिए Na ने कहा कि मैं Ba को हटा के Cl से मिल जाता हूँ, तो Cl से मिल गया Na। फिर Ba ने कहा कि मैं Cl से हट के SO4 से मिल जाता हूँ, तो क्या हुआ, फॉर्म हुआ BaSO4 एंड NaCl, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्टेंट इज सेड टू बी ऑक्साइड ना। देखिए ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन का गेन होगा, और इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज सेड टू बी रिडक्शन। रिडक्शन होता है जिससे हमें ऑक्सीजन का लूज पता चले, मतलब कि ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, ठीक है। इफ द हाइड्रोजन इज लॉस, अगर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन में बस यही है, हमें याद रखना होगा कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन गेन होता है। अब रियोडॉक्स रिएक्शन मतलब द केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सिमिलरली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही टेक्स प्लेस करें, उसी को कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एजेंट एंड रिडक्सिंग एजेंट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। CuO प्लस H2 को हमने हीट किया तो मिला क्या, Cu प्लस H2O, क्या मिला, H2O मिला। यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे Cu प्लस H2 को हमने हीट कराया तो CuH2O मिला, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, Cu और H2 है, ठीक है। तो H2 क्या हुआ, जाके वहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन से मिला, मतलब ऑक्सीजन का गेन हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का गेन हुआ तो हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए CuO, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, मतलब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ, लॉस हुआ, तो यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो यही है। अब हम बात करते हैं एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। आई होप कि आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम अब सेकेंड चैप्टर चालू करते हैं, एसिड बेसिस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो एसिड में क्या होता है कि एसिड आर श्योर इन टेस्ट, एसिड जो है टेस्ट में श्योर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, एसिड जो है ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज हो जाएगा। और क्या है, एसिड गिव H+ आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में H+ आयंस देगा। एसिड कोऑर्डिनेट मेटल्स, क्या है, कोऑर्डिनेट मेटल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl H2SO4 एंड HNO3 है, ठीक है। वीक एसिड क्या, CH3COOH, ऑक्सीडिंग एजेंट लैक्टिक एसिड, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव एसिड क्या है, मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, एंड द डाइल्यूट एसिड क्या है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड। मतलब कि देखिए मोर अमाउंट ऑफ वाटर, अधिक वाटर रहेगा उसमें लेस अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड कम होगा तो इसे डाइल्यूट एसिड कहते हैं, द कंसंट्रेटेड एसिड जिसमें एसिड ज़्यादा होगा वाटर कम होगा उसी को कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेस आर दीज आर बेटर इन टेस्ट होगा। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, ये चेंज हो जाएंगे इसका रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में। और बेसिस गिव्स OH इन इक्वस सोल्यूशंस, OH माइनस इन इक्वस सोल्यूशंस में देता है। दे आर सबस्टेंस विच आर सिंपली एंड सोप इन टच, ठीक है।
सोपी इन टच, ठीक है। स्लिपरी मतलब कि सरकता हुआ, सोपी हो, जैसे साबुन देख सकते हैं, जो सोप होता है वो बेसिस होता है, बेस में होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH एंड CaOH ट्वाइस, ठीक है। और वीक बेस NaO NH4OH, ठीक है। अल्कीज, दीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। अब इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। इंडिकेटर होता क्या था? एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द गिव सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस। मतलब इंडिकेटर्स हमें बताता है कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। इट्स कलर और ऑर्डर, वो हमें कलर्स और ऑर्डर उसका चेंज करके हमें बताता है, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर, ऑलिफेटरी इंडिकेटर, साइंटिफिक इंडिकेटर्स, 3 इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर जिसमें कि लिटमस पेपर्स, रेड कार्बेस, टर्मरिक, ऑनियन, वेलेन, क्लोन, इटीसी, ठीक है। ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स है जो ऑब्टेन होते हैं नेचुरली से, नेचर से ऑब्टेन होने वाली चीज़ को नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। देखिए ऑलिफेटरी मतलब जो कि ऑलिफेटरी चेंज इस ऑर्डर चेंज करेंगे, मीन्स एसिड और बेस कॉल्ड ऑलिफेटरी इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल ऑनियन एंड वेलेन कॉल्व ETC, ठीक है। ये सब है ऑलिफेटरी इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर जो आर्टिफिशियली सब्सटेंस को, जैसे कि आर्टिफिशियली मैन मेड हो, जो कि लेबोरेटरी में बनाया जाता है, उसी को करते हैं आर्टिफिशियली, जैसे कि मिथिल ऑरेंज, ठीक है। मोस्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बहुत होता है, मिथिल ऑरेंज याद रहेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ डू एसिड एंड द बेस रिएक्ट विथ मेटल। एसिड और बेस से मेटल क्यों किस तरह रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अगर एसिड को हमने रिएक्ट कराया मेटल से तो हमें क्या मिलेगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। फिर हमने एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो Zn प्लस H2SO4 को रिएक्ट करा था, ZnSO4 मिला प्लस H2 मिला, ठीक है। इसका हम अगर एक्सपेरिमेंट देखें तो देख लीजिए यहाँ पे रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखने का मतलब क्या है, हम एक्सपेरिमेंट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें पता चले कि हम जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है वो रिलीज होता है या नहीं, ठीक है। तो हमने उसको रिएक्ट कराया जिंक मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक में, फिर हमने सोप सोल्यूशन से पास कराया उसको, तो उसमें से हमने एक कैंडल लिया, कैंडल को हमने बर्न किया, फिर जो वेपर निकाला था उसके सामने, बबल्स जो निकले थे उसके सामने हमने कैंडल को लिया, तो वहाँ पे पफ साउंड आवाज़ आने लगा। पफ साउंड की नहीं, तो उसी को कहते हैं कि हमारा हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट एंड द मेटल्स हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है। मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करता है एसिड से, और क्या क्या हमें मिलता है। तो हमें मिलने के लिए 3 चीज़ें मिलती हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, साल्ट, CO2, H2O, ठीक है। ये 3 चीज़ मिलती है हमें। साल्ट मिलेगा, CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देख ले, Na2CO3 प्लस 2HCl, हमने Na2CO3 को रिएक्ट कराया गया HCl से, तो हमें क्या मिला? 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 मिला, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि NaHCO3 को HCl से रिएक्ट किया तो NaCl H2O CO3 मिला, ठीक है। हर जगह मतलब कि हमने COOH ट्वाइस को प्लस CO2 को रिएक्ट कराया तो CO3 प्लस H2O मिला। देखिए लाइम वाटर का हमने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराया तो वाइट प्रेसिपिटेट मतलब CO3 मिला प्लस H2O मिला, ठीक है। पासिंग थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू अ कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। दिस इज़ द डायग्राम एंड दिस इज़ द रिएक्शंस। तो हमें रिएक्शंस भी याद रखने चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शंस है, तो हमें हर चीज़ों को याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि हाउ डू एसिड एंड द बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमने अगर एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो हमें फॉर्म होगा साल्ट एंड वाटर। देख सकते हैं यहाँ पे साल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। साल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है। NaOH को हमने HCl से रिएक्ट कराया तो NaCl, दिस इज़ द साल्ट एंड H2O इज़ द वाटर, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड द बेस गिव साल्ट एंड वाटर इज का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज द एग्जांपल आल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NaOH बेस है, HCl एसिड है, रिएक्ट कराया NaCl, साल्ट मिला प्लस H2O वाटर मिला, इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एजेंट्स, एसिड्स। किससे मेटालिक ऑक्साइड को हमने किससे रिएक्ट कराया? एसिड से रिएक्ट कराया तो क्या मिला? मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर, ठीक है। ठीक है, HCl को हमने किससे रिएक्ट कराया?
HCl को हमने CO2 से रिएक्ट कराया, मतलब कि मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कराया, तो CuCl2 मिला प्लस H2O मिला, ठीक है। CuCl2 मतलब कि कार्बन, ठीक है। सिंस metallic oxide react to with acid to give salt and water, similarly the reactions of base with an acid water similar to the reactions in a base and acid, metallic oxide said to be the basic oxide, ठीक है। metallic oxide को हम basic oxide भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट कराने पे क्या होगा। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे बेस से, तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर। इसमें भी साल्ट और वाटर मिलेगा। द रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड द बेस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेसिक एंड द एन एसिड कैन बी कंक्लूडेड इन द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एज अ एसिडिक इन नेचर। इसको एसिडिक इन नेचर में देख सकते हैं इसको, ठीक है। हाउ डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या होगा, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस आर कॉमन, ठीक है। बोथ एसिड एंड बेस आर इलेक्ट्रोलाइटेड विच मीन्स दे आर गुड कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे, और दोनों प्रोड्यूस करेंगे वाटर सॉल्यूशन में आयंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इज इन अ वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस क्या करते हैं, क्या एसिड और बेस का क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए, हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम HCl, ठीक है। HCl से H+ आयंस को सेपरेट करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स जो है ऑकर्स नहीं करेंगे एब्सेंस ऑफ वाटर में। HCl प्लस H2O को रिएक्ट करा तो H3O प्लस Cl मिलेगा माइनस। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एक्सिस्ट अलॉन्ग विद बट दे एक्सिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। Those hydrocarbon ions must always be shown as the H+ aqueous or a hydronium ions. How do strong acid or base solution? How strong are acid और बेस सोल्यूशन, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सोल्यूशन कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें आता है हमारा पीएच स्केल। हमें पीएच स्केल से हमें पता चल जाता है कि हमें कैसे होता है, ठीक है। तो अगर हम पीएच स्केल देखेंगे तो हमें आसानी से पता चलेगा। तो अगर हम सिंपल से देख लें तो इसको हम अगर पढ़ के बताएं आपको, तो देखिए, स्केल इज मेजरिंग हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशंस कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड, ठीक है। मेजरिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस को हम अगर मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन को मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्टैंड फॉर प्रोटोजन इन द जर्मन मीनिंग पावर, ठीक है। पीएच स्केल कैन बी मेजर जनरली फॉर 0 वेरी एसिडिक और 14 वेरी एल्कीन, मतलब बेस, ठीक है। 0 to 14 होता है। बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस हायर हाइड्रोनियम आयंस कंसंट्रेशन लोअर देन इन पीएच वैल्यूज, ठीक है। देखिए, अब पीएच स्केल न्यूट्रलाइजेशन इज 7 वैल्यूज लेस देन 7 ऑन पीएच स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक, ठीक है। हम एसिडिक पीएच स्केल्स के बारे में बात करेंगे तो हम ये सब आपको बता देंगे, ठीक है। वही सब दिया रहेगा, वही सब आप बता देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए आ गया पीएच स्केल। देखिए, अगर हमारा दिस इज डायग्राम है पीएच स्केल्स का। अगर हमारा जो पीएच स्केल है अगर वो 7 रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा। अगर वही 7 से लेस मतलब 0 की तरफ जाएगा, 7 से कम होते जाएगा तो एसिडिक इन नेचर इंक्रीज होता जाएगा। जितना कम होगा उतना एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, एसिडिक होता जाएगा। उसी तरह 7 से ऊपर मतलब कि 14 तक जाएगा, 7 से जितने ऊपर जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें H+ आयंस का डिक्रीज होता है, इसमें H+ आयंस का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, ठीक है। इसमें H+ आयंस का क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें क्या होगा, H+ आयंस का डिक्रीज होगा, मतलब यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, गैस्ट्रिक जूस जो होता है अप्रॉक्स 1.2 होता है, और लेमन जूस होता है वो 2.2 के अप्रॉक्स में होता है, एसिडिक नेचर में होता है, ठीक है। प्योर वाटर और ब्लड, ठीक है, प्योर वाटर, साल्ट, ब्लड, ये सब होता है जो 7.4 होता है, जो कि न्यूट्रल होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीज जो मिल्क ऑफ मैग्नीज होता है वो
10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है सोल्यूशन, वो अप्रॉक्स 14 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में हमें इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच का क्या, ठीक है, रोल क्या है। ठीक है, और प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, प्लांट और एनिमल के बारे में बात करते हैं। और बॉडी वर्क्स विथ इन द पीएच रेंज इज 7.0 एंड 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ द पीएच चेंजेस। ठीक है, नैरो रेंज चेंजेस होगा। ठीक है, और वाटर इज लेस देन 5.6, रेन वाटर जो होता है वो लेस देन 5.6 रहता है, उसी को एसिड रेन भी कहते हैं। ठीक है, when acid rain flow in the rivers, its lower of the pH of river water suitable for aquatic life is such a river becomes difficult। ठीक है, जिसमें एक्वेटिक लाइफ होते हैं उसको डिफिकल्ट होता है रहने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, पीएच इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे इन डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विद द हार्मिंग द स्टमक्स ड्यूरिंग indigestion the stomachs produce too much acid एंड दिस कॉजेस पेन। ठीक है, एंड इरिगेशंस। ठीक है, जब इंडाइजेशन होता है तो इसमें हमें HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, वो ज़्यादा इंक्रीज होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा अगर प्रोड्यूस होता है तो हमें पेन होने लगता है, इरिगेशंस होने लगती है, तो उससे हमें भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, यूज इन बेस कॉल्ड द एंटी एसिड, मतलब हम उसके बाद यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं, न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड। जो एक्सिस एसिड प्रोड्यूस होता है उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो इससे करते हैं, मिल्ड बेस्ड बेस इन द यूज्ड इन दिस पर्पस। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं इस पर्पस के लिए। अब बात करते हैं कि पीएच चेंज एज द कॉजेस ऑफ टूथ डिके। ठीक है, टूथ डिके स्टार्ट एंड द पीएच माउथ इज लोअर देन 5.5। इसका जो पीएच है 5.5 से लोअर है। एनिमल एंड द मेड अप ऑफ द कैल्शियम फास्ट फूड। ठीक है, हाइड्रेट सब्सटेंस इज द बॉडी, इट डज नॉट dissolve in the water but coagulate with the pH in mouth below 5.5. Bacteria present in the mouth produce acid by the degradation of the sugar and the food particles remaining। ठीक है, तो हमें जो टूथ डिके होता है उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट रहता है और वो एसिड रिलीज करता है जब शुगर्स और फूड पार्टिकल्स उसके पास जाते हैं। ठीक है, इसको प्रिवेंट करते हैं हम, क्लीनिंग द टीथ कैन बी न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ टूथ डिके। ठीक है, अगर हमें प्रिवेंट करना है तो इसको हम क्लीन करते रहेंगे तो हमारा प्रिवेंट होगा। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड द प्लांट्स कैल्शियम केमिकल वेलफेयर। ठीक है, बी स्टिंग्स, जो बी स्टिंग्स होते हैं, ठीक है, वो लीव्स एसिड इन द कॉजेस पेन इरिगेशंस, वो एसिड को लीव करते हैं, मतलब कि एसिड को अगर हम किसी हार्मफुल पहुंचा रहे हैं तो हमें जो स्टिंग करते हैं तो वो एसिड को हमारे बॉडी के अंदर छोड़ के जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इरिगेशन और पेन होता है। ठीक है, तो लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्ट्रंग्स एरिया गिव्स रिलीफ। ठीक है, बेकिंग सोडा अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे रिलीफ मिलेगा। स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल्स लीव्स इंजेक्ट मेथोनाइक एसिड्स कॉजिंग बर्निंग पेन। ठीक है, तो वहाँ पे नीडल अगर लिप्स हो गया तो हेयर ऑफ नेटल्स लिप्स, तो वहाँ पे मेथोनिक ऑक्साइड कॉजिंग होता है और बर्निंग पेन होता है। सम न्यूट्रलाइजेशन ऑकर्स इन एसिड। ठीक है, विनेगर जो एसिडिक एसिड है, ऑरेंज क्रिस्टालिक एसिड, टर्माइंड टेरिक एसिड, टमाटो ऑक्सीडाइजिंग एसिड, और अगर हम बात करें सोर मिल्क कर्ड का लैक्टिक एसिड, लेमन क्रिटिकलिक एसिड, द एंटी स्टिंग बात करें तो मेटनोइक एसिड। ठीक है, निटिल स्टिंग की बात करें तो मेटनोइक एसिड। अब बात करते हैं सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पीएच ऑफ सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज विथ पीएच वैल्यू इज 7। ऑन द अदर हैंड साल्ट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीक बेस आर एसिडिक विथ पीएच वैल्यू लेस देन 7 एंड द। ठीक है, देखिए इसमें क्या करता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को लेते हैं तो पीएच वैल्यू 7 रहेगी तो साल्ट तो रहेगा। ठीक है, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो पीएच वैल्यू 7 रहेगा, सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लिया तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा जो कि पीएच वैल्यू लेस देन 7 रहेगी। ठीक है, अगर हमने बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लिया
तो बेसिक साल्ट बनेगा जो कि pH वैल्यू मोर देन 7 रहेगी, ठीक है। अब बात केमिकल फॉर्म कॉमन साल्ट, केमिकल्स फॉर्म कॉमन साल्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए तो केमिकल फॉर्म्स कॉमन साल्ट में क्या क्या आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इन सब के बारे में बात करना है। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। किसी भी एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो उसमें हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। अब यूजेस बात करते हैं। इट इज़ यूज टू मेक अ सोप एंड डिटर्जेंट, इसको हम सोप और डिटर्जेंट में यूज़ करते हैं बनाने के लिए। इट इज़ यूज अ पेपर मैन्युफैक्चर, मतलब मैन्युफैक्चर में जो पेपर मैन्युफैक्चर में होता है इसको यूज करते हैं डिटर्जेंट को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल रिफाइनिंग में भी यूज करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज अ प्रेस्टैटिक्स। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ एक्शन ऑफ अ क्लोराइन ऑन ड्राइंग सिल्क लाइम CaSOH ट्वाइस, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंट एट द CaOCl2, ठीक है। CaCOH को ट्वाइस को हमने कैल्शियम क्लोरीन से रिएक्ट कराया तो कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन मतलब कि CaOCl2 + H2O मिला, ठीक है। अगर हम इसकी यूजेस के बारे में बात करें तो यूजेस के बारे में बात करें, ब्लीचिंग कॉटन, ब्लीचिंग कॉटन लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं ब्लीचिंग कॉटन के लिए, ठीक है। फॉर वुड प्लम्प पेपर फैक्ट्रीज एंड द ब्लीचिंग वॉशिंग क्लॉथ इन लॉन्ड्री, मतलब कि इसको ब्लीचिंग पाउडर जो होता है हम सिंपल से समझें तो इसको हमने वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पेपर फैक्ट्री में यूज होता है, ब्लीचिंग क्लॉथ में यूज होता है, ठीक है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसको यूज़ करते हैं केमिकल, मतलब बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं इसको, ठीक है। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक अ फ्री ऑफ जम्स, इसको हम वाटर में भी यूज करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में टू फ्री फ्रॉम जम्स, इसको जम्स को फ्री फ्रॉम करने के लिए। अब बेकिंग सोडा के बारे में बात करते हैं। बेकिंग सोडा में क्या होता है, कॉमनली यूज इन किचन, क्या होता है बेकिंग सोडा यूज होता है किचन में यूज होता है, किस लिए यूज होता है कि टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के लिए कि बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। समटाइम एडेड द फास्टर कुकिंग, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3, इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग द सोडियम क्लोराइड एज द रॉ मटेरियल, ठीक है। NaCl + H2O + CO2 तो प्लस NH4 को रिएक्ट कराएंगे सबको तो फिर मिलेगा क्या, NH4Cl + NaHCO3, ठीक है। अब इसका यूज क्या करते हैं इसके बारे में जाना तो फॉर मेकिंग अ बेकिंग पाउडर्स विच इज़ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए हमें बेकिंग सोडा का मिक्सचर होता है जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात देखिए सेकेंड है क्या, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज आल्सो इरिगेटेड इन द एनासिडिक बीइंग अल्कीन इन द न्यूट्रलाइज एक्सिस एसिड इन स्टमक एंड द प्रोवाइड्स रिलीफ, ठीक है। हमें इसको इंडाइजेशन मतलब कि जब हमें पेन होता है तो हम इसका यूज करके जिससे कि न्यूट्रलाइज करते हैं तो स्टमक में रिलीफ मिलता है, ठीक है। इट आल्सो यूज द सोडा एक्स फायर एक्सटेंसर, मतलब कि सोडा एसिड एंड फायर एक्सटेंसर में भी यूज करते हैं इसको। अब हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, ठीक है। एंड अनदर केमिकल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3 10H2O, ठीक है। वॉशिंग सोडा, ठीक है, किससे ऑब्टेन होता है, सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। यू कैन सी अबव द सोडियम क्लोराइड कैन बी ऑब्टेन बाय द हीटिंग बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड किसी हुआ हीटिंग बेकिंग सोडा से, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, ठीक है। इट आल्सो है बेसिक साल्ट, ये बेसिक साल्ट भी इसको कर सकते हैं। तो Na2CO3 + 10H2O को रिएक्ट कराने पे 10 Na2CO3 + 10H2O मिला, ठीक है। यूजेस देखिए, यूजेस क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब कि वॉशिंग सोडा को हमने यूज़ किया ग्लास में, सोप में एंड द पेपर इंडस्ट्री, ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज द बोरेक्स, ठीक है। इसको हम सोडियम कंपाउंड को मैन्युफैक्चर्स करने के लिए भी यूज करते हैं। और सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज द क्लीनिंग एजेंट डोमेस्टिक पर्पस,
इट इज यूज रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टलाइज एंड द साल्ट रियली ड्राई, ठीक है। वाटर इज द क्रिस्टलाइजेशन इन द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स present in one formula unit as a salt. तो 5 water molecules are present in a one formula unit of a copper sulfate. Chemical formula of a hydrate copper sulfate is CuSO4 5H2O. So now would be able to answer the questions where we are molecules of Na2CO3. The 10H2O is a weight. One other salt which possess water of crystallization is gypsum, ठीक है। इस 2 water molecules as a water crystallization इस formula is CaSO4 2H2O, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन करता है, रियली ड्राई करता है, तो वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे करते हैं, ऑन हीटिंग ऑफ गाइसम, मतलब गाइसम को हीट करते हैं 370 के पे, तो इट लूज वाटर मालिक्यूल, क्या करता है, लूज करता है वाटर मालिक्यूल, तो फॉर्म बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब कि CaSO4 हाफ H2O, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर सेकेंड एसिड बेस एंड साल्ट, एंड द चैप्टर फर्स्ट आल्सो भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम अब जानेंगे कि मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। मेटल्स, जैसे एलिमेंट, कोई एलिमेंट होता है तो उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट, मेटोलाइट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, मेटल को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो क्या होगा, ठीक है। मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल कंबाइन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा। जैसे देखिए Cu को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा जो कि ब्लैक होता है, ठीक है। अल्मोनियम को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो अल्मोनियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, ठीक है। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के नेचर, ठीक है। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड एज जनरली बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। एक्सपेक्शन अल्मोनियम ऑक्साइड एंड द जिंक ऑक्साइड को छोड़ के, मतलब कि एक्सपेक्शन है, छोड़ेंगे नहीं, तो ठीक है। दीज आर द एमोफोर्ट्रिक ऑक्साइड बिकॉज द शो ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ बेसिक एज वेल एज द एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड दोनों शो करते हैं, इसकी वजह से इनको एक्सपेक्शन में डाला गया है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, मेटल विथ वाटर को हमने रिएक्ट कराया किससे, मेटल को हमने वाटर से रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला, ठीक है। रिएक्शन विथ वाटर तो प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इन्होंने मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किए, ठीक है, वाटर से रिएक्ट करना पड़ा, ठीक है। हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। देखिए K+H2O को रिएक्ट कराएं तो KOH+H2 मिला, ठीक है, प्लस हीट एनर्जी मिली, ठीक है। Ca+H2O तो CaOH ट्वाइस प्लस H2, ठीक है। Fe को हमने H2O में रिएक्ट कराया तो हमें FeOH+H2O मिला। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में बात कर ले। मेटल लाइक पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वॉलेंट्री विथ कोल्ड वाटर। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इज द इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर्स, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर, कैल्शियम विथ वाटर को रिएक्शन कराएं तो लेस वायलेंट, लेस होगा, ठीक है। हीट इन्वॉल्व नॉट सफिक्सिंग ऑफ द हाइड्रोजन टू कैच फायर्स, ठीक है। सफिक्सिंग होता है हाइड्रोजन टू कैच फायर कैच कर सकता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एंड हाइड्रोजन। मेटल्स लाइक अल्मोनियम आयरन जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विथ स्ट्रीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ना ही कोल्ड वाटर से ना ही कि हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। कौन कौन नहीं रिएक्ट करेंगे, अल्मोनियम आयरन जिंक। मेटल सच एज लीड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू ऑल, ठीक है। लीड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड साल्ट प्लस हाइड्रोजन
ठीक है। मेटल को हमने डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराया तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, ठीक है। Na2NO प्लस NO2 क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रेटिक एसिड। नाइट्रेटिक एसिड से अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व नहीं होगा। बट मैग्नीशियम Mg प्लस Mn रिएक्ट विथ डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, तो HNO3 टू इन्वॉल्व H2 गैस, ठीक है। मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज और मैग्नीज अगर रिएक्ट कराएंगे तो ये सब डाइल्यूट है, डाइल्यूट हो जाएगा तो HNO3 टू इन्वॉल्व H2 गैस। रिएक्शन ऑफ मेटल्स सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, ठीक है। मेटल ए एंड द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, ठीक है। तो रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए, ठीक है। सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए मिल जाएगा, फिर मेटल बी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल FeCuSO4 को हमने रिएक्ट कराया तो FeSO4 मिला प्लस यू मिला, ठीक है, क्योंकि दोनों ही मेटल हैं पर एक सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल है। देखिए यहाँ पे क्या था, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स, मतलब सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल, मेटल का ही सॉल्ट सोल्यूशन था तो हमने रिएक्ट कराया तो ये चेंज हो जाते हैं। तो रिएक्टिव सीरीज, रिएक्टिव सीरीज क्या होती है, ठीक है। रिएक्टिव सीरीज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हमें पोटेशियम, हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये सब मोस्ट रिएक्टिव देखिए यहाँ पे अल्युमिनियम तक हम मान सकते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव है। फिर रिएक्टिव डिक्रीज, थोड़ा सा उससे कम रिएक्टिव कौन सा है, जिंक है, आयरन है, लीड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, ठीक है। फिर सिल्वर, गोल्ड एकदम लेस में आ जाएंगे, एकदम नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉपर को हम कॉपर से ले सकते हैं कि मरकरी, गोल्ड, सिल्वर ये सब लेस रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव सीरीज हमें याद रहना बहुत जरूरी है, आगे जाके काम बहुत देता है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फॉर देयर वैलेंसी सेल्स टू फॉर्म कैटायंस, ठीक है। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कैटायन फॉर्म करने के लिए, और नॉन मेटल गेन करेगा टू फॉर्म आयंस, ठीक है। द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड द आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड करते हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से फॉर्म करते हैं मेटल टू नॉन मेटल। देखिए यहाँ पे दिखा दिया वही कि फॉर्म कैसे करते हैं। यहाँ पे लूज किया तो सोडियम कैटायन बना, यहाँ पे गेन किया तो क्लोराइड आयंस बने। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, फिजिकल नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड द कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इन चारों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आयनिक कंपाउंड आर द सॉलिड और एंड द आर सम व्हाट हार्ड बिकम द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ द attraction between the positive and the negative. They are compound generally brittle and break into the pieces of when the pressures of is applied, ठीक है। फिजिकली मतलब आयनिक कंपाउंड इसका उस पर हमने प्रेशर सप्लाई किया तो ब्रेक डाउन हो जाएंगे पीस ऑफ में, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आयनिक कंपाउंड हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सच कैरोसिन एंड पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं होगा आयनिक कंपाउंड जो भी होगा, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ solution involves moment of a changes particles. Ions and the electrovalent compound are a good conductor of electricity, but they conduct electricity either in molten and the form of their aqueous solution, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑकर्स इन मेटल्स कैसे ऑकर्स करते हैं, ठीक है। मिनरल्स, ओर्स और गैन्यू, ठीक है। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड विच ऑकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। अर्थ क्रस्ट से जो मिलता है उसे मिनरल्स कहते हैं। ओर्स किसे कहते हैं, मिनरल्स डेट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल कैन बी प्रोबेबिलिटी एक्सटेंटेड विच सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। ओर्स उसे कहते हैं जो हाई पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं, हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं ओर्स, ठीक है। हेनिस इट इज जनरली यूज्ड एन अनवांटेज मटेरियल्स और इम्प्योरिटी that is present in a ores. This can be formed in a और डिपॉजिट्स वेयर द मिनरल्स इज प्रेजेंट, ठीक है। मिनरल्स जहाँ प्रेजेंट है तो वहीं पे गैन्यूज फॉर्म होते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एंड द कॉपर आर द फाउंड इन द फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। कॉपर एंड द सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज दे आर सल्फाइड और द ऑक्सीड ओर्स। ठीक है, द मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, कुछ मेटल्स है जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज हैं। तो देखिए KNa, Ca, Mg एंड एयर आर द सो रिएक्टिव दैट दे कैन नेवर फाउंड इन द नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। इसको हम कभी भी फ्री एलिमेंट्स में फाउंड नहीं कर सकते हैं नेचर में। द मेटल इज इन मिडिल लाइन एक्टिविटी सीरीज Zn, Fe, Pb, etc. are the mandatory reactive. These are found in the earth crust mainly as oxide, sulfuride और the carbonate। ठीक है, इन सब के फॉर्म में इसको पा सकते हैं। We will find that the ores is a many metal oxide. This because the oxygen is very reactive element and the very obviously in the earth। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि those on the basis reactive when we can group in metals in not falling in 3 categories। ठीक है, लो रिएक्टिव, मेटल रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव एंड द हाई रिएक्टिव। ठीक है, ये सब होते हैं स्टेप्स। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ, देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स का एक्सट्रैक्शन, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स mined from the earth are usually customized with a large amount of impurities such as soil, sand, etc. are called ganio. These impurities must be removed from ores previous to extraction is the metal। ठीक है, इसको हमें ओर्स कहाँ से मिलते हैं? हमें अर्थ से निकालते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज दैट सॉयल्स एंड सैंड्स से उसमें मिलते हैं, उसी को हम कहते हैं गैन्यू। The process used for removing of ganyu from the ores are based on the difference between the physical and the chemical property of ganyu and there are ore. Different separate technique आता है accordingly used। मतलब कि इन सबको डिफरेंस टेक्निक से हमें इसको अलग अलग करने के लिए यूज करना पड़ता है कि उसके मेटल होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं? मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव, अगर हाई रिएक्टिव होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस को पास करा के प्योर मेटल्स को निकालेंगे। मेटल ऑफ द मीडियम रिएक्टिव होगा तो कार्बोनेट, दो फॉर्म में निकालते हैं, कार्बोनेट ओर्स और सल्फाइड ओर्स। ठीक है, तो कार्बोनेट ओर्स में हमने कैलकुलेशन करेंगे और सल्फ्राइक ओर्स में हमने रोस्टिंग की। ठीक है, तो ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाएगा, फिर रिडक्शन ऑफ मेटल्स, तो फिर रिफाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, मेटल्स अगर लो रिएक्टिव होगा तो सल्फाइड ओर्स को रोस्टिंग करेंगे, मेटल्स मिलेगा, रिफाइनिंग कर देंगे। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, लो एक्टिविटी सीरीज में कैसे एक्सक्रेटिंग करेंगे। ठीक है, तो मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलाउंस। ठीक है, हीटिंग अलाउंस बाय द कैर्निया, मतलब SgS is an ores mercury where the heated in the air the first covered in the mercurium oxide SgO। mercurium oxide is then reduced to mercury for the heating। ठीक है, SgS को प्लस ऑक्सीजन में हमने हीट किया तो SgO प्लस SO4 मिल गया। ठीक है, सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज Cu2s in nature can be obtained from the its ores by the heating in air। Excreting metal in the middle of the activity series, अगर मिडिल एक्टिविटी से तब तो कैलकुलेशन और रोस्टिंग करके हम इसको निकाल सकते हैं। रोस्टिंग करेंगे तो ZnS प्लस ऑक्सीजन को हीट किए तो ZnO प्लस SO मिल जाएगा, SO2। ठीक है, कैलकुलेशन किए ZnCO3 में हमने ZnO प्लस CO2 मिल गया, हीट करने पे कैलकुलेशन किए तो ZnCO3 को हमने हीट किया तो ZnO प्लस CO2 मिल गया। ठीक है, मेटल ऑक्साइड रिड्यूस्ड बाय corresponding metals using the reduction agent like carbon। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिडक्शंस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम रिडक्शंस कहते हैं। बिहाइंड द यूजिंग ऑफ कार्बन कोक द रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैन बी यूज्ड हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम etc यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के नाम पे, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, डिस्प्लेस करते हैं मेटल को लोअर रिएक्टिव को देयर कंपाउंड से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम याद करें तो हो सकता है इससे। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इज आर हाईली एक्सोथर्मिक, द मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इज सो लार्ज ऑफ मेटल्स आर प्रोड्यूस द मोल्टेन स्टेट, ठीक है। तो हमें मोल्टेन स्टेट्स में मिलते हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट ज़्यादा करता है। excreting metals towards the top of activity series, ठीक है, towards of the top activity these metals are obtained by the electrolysis reaction, ठीक है। हमने कोई एक ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन से फॉर्म हो, जैसे कि एटाइन एंड कैटाइंस के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। तो उसके बारे में अगर हम फॉर्म करें तो हो जाएगा किसी भी एक एक्वस सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया है तो एटाइन और कैटाइन में से जिसमें जो भी सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा वो कैटाइंस के पास चला जाएगा, और जो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो आयंस के पास चला जाएगा। तो कैटाइन और एनोड्स में जाएगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे डायग्राम भी बना के देख दिया है। देखिए यहाँ पर अलग करेंगे तब मोल्टिंग NaCl मोल्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे जो है आ गया AHCl, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कैटाइन, ये होगा एनोड, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल को रिफाइनिंग, ठीक है, हमें रिफाइनिंग करना है, ठीक है। प्रोसेस डिस्क्रिप्ट, ठीक है, कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिससे हमें प्योर मेटल फॉर्म हो, रिमूव होके किसी एक इम्प्योरिटीज से हमें प्योर मेटल्स को रिमूव करना है, इसी को हम रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा के किसी भी एक एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, उसके बाद हमें जो प्योर मेटल मिलेगा वो कैनोड के पास जाएगा, इम्प्योरिटी मेटल इज द एनोड के पास मेड हो जाएगा, ठीक है। इम्प्योरिटी मेटल एनोड के पास पहले चला गया और प्योर मेटल कैथोड के पास चला जाएगा, ठीक है। ऑन पासिंग द करेंट थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, देखिए यहाँ पे वही डायग्राम के साथ उसको करके दिखाया है कि इम्प्योरिटी किस पे जाता है, किस तरह की एनोड पे और कैथोड पे जाता है, ठीक है। क्रोजन क्या होता है कि कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, मतलब किसी पे एक रस्ट लगना, रस्टिंग के बारे में सुनेंगे, उसे क्रोजन कहते हैं। जैसे कि अगर कोई भी एक ऐसा मेटल है जिसपे कि ब्राउनिश कलर या ब्लैकिश कलर का उस पर कोटेड हो जाए तो उसे कहते हैं क्रोजन की, ठीक है, रस्ट जिसे कहते हैं। आयरन वेन एक्सप्लोज मोस्ट आयर्स एंड इससे, ठीक है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, कोई भी एक कॉपर लेंगे तो उस पर ब्लैकिश होता है। देखिए यहाँ पे वो एग्जांपल्स के डायग्राम के थ्रू दिया है, ये एक्टिविटी है, इसको समझ सकते हैं कि हमने एक रस्टिंग आयरन ले लिया, वाटर में डाला, एयर था उसमें, ठीक है। फिर लेयर्स ऑफ ऑयल प्रिवेंट एयर डिस्कम्पोजिंग इन द वाटर, ठीक है, ठीक है। हमने उसमें अगर कुछ मिलाते हैं, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, ठीक, ये हमारा एक डायग्राम है, इसको समझ सकते हैं आप, ठीक है। अब प्रिविजन ऑफ क्रोजन को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग, ऑयलिंग एंड द ग्रीसिंग, ठीक है, हम उसको कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड द आयरन। गल्वनाइजेशन इज द प्रोटेक्टिंग ऑफ आयरन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि देन थिन लेयर ऑफ जिंक की थिन लेयर हम उस पर लगा दे तो आयरन प्रिवेंट हो सकता है। आयरन को स्टील को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑयलिंग करके, पेंटिंग करके भी प्रिवेंट कर सकते हैं। होमोजाइगस मिक्सर्स टू मोर और मेटल्स टू और नॉन मेटल्स, ठीक है, इन सब प्रोसेस से हम क्रोजन्स को रोक सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल ऑफ एलॉयस में आयरन, स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रोन, ठीक है, सोल्डर्स, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स द मिक्सचर ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग आयरन, स्टील, आयरन एंड निकल एंड कैरियम, दिस अलाउज हार्ड इन डज नॉट रस्ट, ठीक है। कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस टीन, ठीक है, लीड प्लस टीन, ये सब है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम इसके लास्ट चैप्टर बात करते हैं कार्बन एंड इस कंपाउंड के बारे में। कार्बन और इस कंपाउंड इसके क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया है तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि फूड, क्लॉथ, मैग्नीशियम, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग्स दैट आर लिसन्ड आर बेस्ड ऑन द वर्सटाइल एलिमेंट कार्बन, ठीक है, ये सब कार्बन। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.2% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, कोल एंड द पेट्रोलियम, ठीक है, 0.2% ही कार्बोनेट है। एंड द एटमॉस्फेयर हैज 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इन स्प्रिट of this small amount of carbon are available in the nature, ठीक है।
इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इन इमरजेंस, ठीक है। द कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कार्बन आल्सो फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। द कोवैलेंट बॉन्ड द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे होता है कोवैलेंट बॉन्ड? कैसे फॉर्म होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स नोन एज कोवैलेंट। पेयर बिटवीन दो पेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको म्यूचुअल शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का, उसी को कहते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं। इलेक्ट्रोनाइसिक कॉन्फिगरेशंस करेंगे तो 2 और 4 आता है, ठीक है। नॉर्मल गैस कॉन्फिगरेशंस, कार्बन कुड आइदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, हैविंग सेड टू बी डिफिकल्ट फॉर द होल्ड एक्स्ट्रा electrons and this would require a large amount of energy to remove the other 4 elements, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा तो उसको लूज करेगा, ठीक है। अब हम बात करते तो दोज कार्बन ओवरकम्स द प्रोबेबली शेयरिंग ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो इन बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन शेयर करके हमें कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिंगल में जो सिंगल बॉन्ड बनाता है उसी कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिससे सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ टू एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है वो सिंगल होता है। अगर डबल होगा तो उसको हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड कर लेंगे, अगर वही ट्रिपल पेयर अप होगा तो उसको हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखा दिया है आपको, फर्स्ट दिखाया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद दिखाया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, ठीक। हाइड्रोजन एटम्स में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को शेयर किया है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन अमाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डबल कोवैलेंट बॉन्ड को शो कर दिया है, यहाँ पे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को शो किया है। ये सभी आपको एनसीईआरटी के बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स के कार्बन ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट दैट आर द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसके की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। जैसे डायमंड इज अ कार्बन एंड एटम्स इज बाउंडेड बाई 4 एटम्स अमाउंट ऑफ द कार्बन फॉर्मिंग द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। डायमंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड द इंसुलेटर, इट इज़ यूज्ड इन द ड्रिलिंग रॉक्स कटिंग, इट्स आल्सो इज अ मेकिंग अ ज्वेलरीज, इसके ज्वेलरीज भी बनते हैं। ग्रेफाइट कार्बन एटम्स इज बाउंडेड इन द 3 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। ये बाउंडेड होते कैसे? 3 अदर कार्बन एटम्स से। ये हेक्सागोनस एरियस होता है। ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट इज आल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बल्क मिस्टर फुलरेन, इट इज एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन कंस्ट्रक्टिंग क्लस्टर्स ऑफ 16 कार्बन्स। ये 16 कार्बन एटम्स है जॉइन टुगेदर to form a spherical molecules. It is dark solid at a room temperature. Versatile nature of carbon में देखिए the self linking property of a carbon atoms through a covalent bond to form a long strength branches and the ring of different size of called cations, ठीक है। extension branch chain and the closed chain, ठीक है। देखिए तो this property is due to small साइज ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन बॉन्ड, ठीक है। ग्रेट स्ट्रेंथ होगा कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड में, ठीक है। टेट्रावैलेंट नेचर्स, टेट्रावैलेंट एज विल नो एज दैट द कार्बन एटम हैज द 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सिंस द कार्बन कैन नाइदर लूज और गेन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट द octet. It form a covalent bond by sharing of 4 इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर रहा है, ठीक है, कोई एक एलिमेंट में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो वही होगा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखिए हाइड्रोकार्बन्स आर मेड अप ऑफ द कार्बन एंड द हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, इथीन, एथेन, ठीक है। C2H2 इस सब का फार्मूला भी याद करना चाहिए। CH4 इज द मीथेन एंड द इथीन इज द C2H6, इथेन इज द C2H4 एंड द एथाइन इज द C2H2, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज अ
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्डिंग बनाता है स्ट्रक्चर्स खाली इसको हाइड्रोकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन्स एटम्स आर द कनेक्टेड विद डबल एंड सिंगल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे उसी को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिस इज द, देखिए यहाँ पे देखिए कुछ फार्मूला ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड द स्ट्रक्चर्स कंपाउंड आर द कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कुछ कार्बन और हाइड्रोजन के दिए हैं स्ट्रक्चर्स, फार्मूलास एंड द नेम्स दिए हैं, नंबर ऑफ एटम्स भी दिए हैं, ठीक है। सेचुरल आइसोमर्स में क्या आता है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एज बी आर आइसोमर्स कहते हैं जिसके कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होगा, एंड द फिनोमिना इज आल्सो कॉल्ड द सेचुरल आइसोमर्स, ठीक है। दिस इज द टू एग्जांपल ऑफ द ब्यूटेन C4 H10 आर द, देखिए यहाँ पे भी ब्यूटेन है, यहाँ पे भी ब्यूटेन है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है पर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप एंड एटम्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम्स present in a molecule which largely determines its chemical properties and called the functional group, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हमें याद रहना चाहिए कि किसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो हमें याद करना होगा ये सब। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका जो दिया है एनसीईआरटी की बुक में टेबल नंबर 4.3, ठीक है। होमोजाइगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम functional group and the chemical property and the successive members differ by a CH2 units or a 14 mass units are known as a homozygous series, ठीक है। देखिए होमोजाइगस सीरीज में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी तो सक्सेसिव मेंबर्स डिफर्स होते हैं कि वो मेंबर्स पे डिपेंड्स होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, बट फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स ऑफ होमोजाइगस, the successive members is a homozygous series differ from the CH2 units or a 14 mass unit, ठीक है। member of given homozygous series have the same functional group same होंगे। all the members of a homozygous series show similar chemical properties भी similar होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं IUPAC नेम, IUPAC नेम लिखते हैं नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। The full form of IUPAC is the International Union of Pure and the Applied Chemistry. IUPAC arrangement of the terminology in the least difficult and simplest method of naming organic compound, ठीक है। The following are the steps to writing a IUPAC name, ठीक है, नेमिंग कल्चर, ठीक है। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन, आइडेंटिफाई करेंगे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। गिविंग बेस नेम ऑफ अ न्यूट्रल कंपाउंड depends on the quantity of carbon atoms. Identify the presence of the functional group and the adding either a prefix and the suffix of the base, prefix और suffix को भी ऐड करेंगे इसमें। नेम द सब्सटेंस प्रेजेंट इफ एनी, ठीक है, अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कोई भी प्रेजेंट होगा तो उसका भी नेम लिखेंगे। सफिक्स क्या होता है, परफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, हमें ये भी याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स और वर्ड रूट दिया है। अगर एफ है तो फ्लोरो होगा, Cl है तो क्लोरो होगा, Br है तो ब्रोमो होगा, I है तो आइडो होगा, NH2 है तो एमिनो होगा, CH3 है तो मिथिल होगा, और CH2 है तो इथिल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स और उसके रूट, अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 है तो मेथ होगा, 2 है तो ईथ होगा, 3 है तो प्रोप होगा, 4 है तो ब्यूट होगा, 5 है तो पेंट होगा, 6 है तो हेक्स होगा, 7 है तो हेप्ट होगा, 8 है तो ऑक्ट होगा, 9 है तो नॉन होगा, एंड 10 है तो डेक होगा। ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स और उसके वर्ड रूट, ठीक है। अब सफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सफिक्स में क्या होगा, तो क्लास ऑफ कंपाउंड, अगर अल्कोहल है तो OH माइनस है, फंक्शनल ग्रुप OH माइनस है तो सफिक्स होगा OL होगा। अगर एल्डिहाइड है CHO तो इसका L होगा, AL होगा, ठीक है। कैटोन है O11C है, कार्बन है, ठीक है, तो ON होगा, ठीक है। हाइड्रोलिक एसिड है COOH है तो ओइक एसिड होगा, ठीक है। द नेमिंग ऑफ अ कार्बन कैन नॉट बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड, ठीक है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द, इसके फॉलोइंग मेथड्स हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो 3 कार्बन आइटम वुड बी हैव अ नेम प्रोपेन, ठीक है, एग्जांपल्स दिया है। नंबर ऑफ कार्बन के हम कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप
In case of functional group is indicated the number of carbon with either prefix and the suffix, जो हमने टेबल दिखाया था टेबल 4.4, ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया टेबल 4.4, देखिए यहाँ पे ये तो हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। If the number of a functional group is to be given as a suffix and the suffix of a functional group begins to a valence AEIOU, then the number of a carbon chain is modified directing the final and the adding of a suffix भी हमें ऐड करना पड़ेगा 3 कार्बन चेन्स को भी एंड द कैटॉन्स को भी ग्रुप्स को भी एंड द नेम्ड फॉलोइंग मतलब प्रोपेन प्रोपेन प्लस ऑन, ठीक है। तो हमें सबको ध्यान में रखते हुए हमें ऐड करना पड़ेगा, किसको कवर कैसे ऐड करना है हमें उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड देन द फाइनल एन इज द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द इन एन गिवन टेबल 4.4. From example 3 carbon chain with a double bond can be propane if it has the triple bond will always be propane, ठीक है। This is the functional group and the prefix suffix and examples, इस सब के एग्जाम्पल्स है फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर हॉलोजेंस बात करें, हॉलोजेंस का प्रीफिक्स क्लोरोल है फिर ब्रोमो ETC, ठीक है। उसके यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे दिया है, बना दिया है, ठीक है। फिर अल्कोहल सफिक्स ओयल है तो प्रोपेनॉल है, ठीक है। और अल्डिहाइड है सफिक्स एल है, ठीक है। तो क्या लिखा है प्रोपेनॉल है, ठीक है। अगर वही कैटायन है तो ऑन है, ठीक है, तो प्रोपेन हो गया, ठीक है। और कार्बोलिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड तो प्रोपेनिक एसिड हो गया, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो सफिक्स होगा इसका एन, प्रोपेन हो गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स एन होगा तो प्रोपेन हो गया, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्बिनेशन, जिसे हमने बात किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, वही सब तो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इन सबको हम शॉर्ट में बताते हैं। कार्बन कंपाउंड यूज टू फ्यूल बिकम द बर्न इन द एयर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। कार्बन एंड दिस कंपाउंड्स आर यूज टू फ्यूल में रूप करेंगे बर्निंग इन एयर रिलीज इन द हीट, ठीक है, हीट एनर्जी, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विथ ब्लू और नॉन स्टोकी फ्लेम, ठीक है, ब्लू और नॉन स्टोकी फ्लेम में बर्न होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर विथ एलोइस सूटी फ्लेम, ठीक है, एलोइस सूटी। अनसैचुरेटेड कार्बन ब्लूइश एंड नॉन स्लूटी फ्लेम और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर विथ येलो slutty flame because percent of carbon in higher than the saturated hydrocarbon which does not get completely oxide in air, ठीक है। burning of coal and petroleum exude oxide of sulfur and nitrogens which are responsible for the acid rain। इसके बाद है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन आर द कार्बन कंपाउंड कैन बी इजीली ऑक्साइड, देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है कार्बन कंपाउंड इजीली ऑक्साइड हो जाता है और कॉम्बिनेशन, ठीक है। इन एडिशन ऑफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव टू रिएक्ट विथ अल्कोहल कन्वर्ट इनटू द कार्बोलिक एसिड, ठीक है। अल्कोहल को हमने कार्बोलिक एसिड में कन्वर्ट किया तो उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए अल्कोहल कैन बी कन्वर्ट इनटू कार्बोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेसिंग एजेंट अल्कलीन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। देखिए एडिशन रिएक्शन क्या था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडेड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज द पैलाडिनम और निकेल टू गिव्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कैटलिस्ट आर द सुटेबल दैट कैन कॉजेस रिएक्शंस टू ऑकर्स प्रोसेस different rate which without the reactions itself being affected. The reaction is commonly used in the hydrogenations in the vegetables oils using a nickel castics, ठीक है। animals fats vegetables oils generally are the longest unsaturated carbon chain and the fats are the unsaturated carbon chain, ठीक है। animals fats have a saturated carbon chain. animals fats generally contain saturated fatty acid which are said to be the harmful for health. Substitution reactions are the fairly unreactive and the increase of the presence of most
रिएजेंट्स, ठीक है, मोस्ट रिएजेंट्स में होता है। देखिए CH4 प्लस Cl2 को हमने रिएक्ट कराया था CH3 Cl प्लस HCl इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये सब होता है, ठीक है, ठीक है, वही यहाँ पे दिया जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। देखिए इम्पॉर्टेंस कार्बन कंपाउंड इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, ठीक है, कॉमनली नोन एज द अल्कोहल, ठीक है, इन लोग को हम कॉमनली नोन एज अल्कोहल के नाम में भी जान सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन बिकम इज अ गुड solvent, it also used in the medicine such as the tincute iodine cough syrups many toxic, ठीक है, हम इसको हम उसमें भी यूज़ करते हैं, मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, इथेनॉल जो है सॉल्युबल है वाटर में इन ऑल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इन ऑल प्रॉपर्टीज, ठीक है। द consumption of the all small quantity of the dilute ethanol causes a drugness, ठीक है, drugness होता है। तो इसमें क्या होगा, दोज दिस प्रैक्टिस इज कंडिमेंटेड, इट इज़ द सोशली वाइड स्प्रेड पार्टिकल, ठीक है, सोशली वाइड स्प्रेड पार्टिकल, ठीक है, ठीक है। हाउएवर इन टेक ऑफ द इवन साल्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर अल्कोहल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, मतलब कि प्योर अल्कोहल मतलब कि वो अल्कोहल ही रहेगा, द लेथेल लॉन्ग टर्म द कंसंट्रेशन अल्कोहल लीड टू बी मेक अ हेल्थ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, ठीक है, रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम से हमने रिएक्ट कराया तो क्या होगा, अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीड टू evaluation of hydrogen with alcohol, the other product is sodium ethoxide, ठीक है, उसमें अल्कोहल और अदर प्रोडक्ट सोडियम एक्साइड मिलेगा, ठीक है, और इन्वोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। एंड द सेकेंड इज हीटिंग इथेनॉल एट 443 K विथ एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 को, रिजल्ट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव्स इथीन, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच द रिमूव फ्रॉम वाटर फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, द इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड and belongs to a group of acid called the carbolic acid, weak acid, ठीक है। 5 to 8% solutions of acidic acid is given in a called vinegar, water in called vinegar कहते हैं, and is used widely as the preservant in pickles, ठीक है, pickles में preservant है। the melting point of pure ethanoic acid is 290 K and hence it often freezes during a winters is cold climates, they gives rise in name gallical acidic acid, ठीक है, gallical acidic acid होता है। अब रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, स्टीरिफिकेशन रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। स्टर्स आर द मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ एन एसिड्स एंड अल्कोहल। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ एब्सोल्यूट अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक क्रिस्टल्स टू गिव्स स्टर्स, ठीक है, स्टर्स मिलते हैं, ठीक है। जनरली स्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, स्वीट स्मेलिंग होता है, सब्सटेंस होता है। दे आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लोरीन एजेंट्स, परफ्यूम्स में यूज करते हैं, फ्लोरीन एजेंट्स में यूज करते हैं, ठीक है। आर टेयरिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज द अल्कीन, द ईस्टर इज कन्वर्ट बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड, ठीक है। This reaction is known as the sapurification because it used the preparation of a soap, ठीक है। soap are the sodium or a potassium salt of a long chain carbolic acid। रिएक्शन विथ अ बेस से रिएक्ट कराएगा तो क्या होगा, NaOH प्लस CH3 COOH को रिएक्ट कराएंगे तो हमें CHOOH मिलेगा, COOHONA प्लस H2O मिलेगा, ठीक है। रिएक्शन विथ कार्बोलिक एंड हाइड्रोकार्बोनेट, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड द कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसिटिक, ठीक है, इस मिलेंगे। अब बात करते हैं हम सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट क्या होता है, देखिए द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर द सोडियम और द पोटेशियम साल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन्स कार्बोलिक एसिड,
पहले भी बता दिए हैं, ठीक है। द आयनिक एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विथ वाटर विल द कार्बन चेन इंटरेक्ट विथ ऑयल, ठीक है, ठीक है। सोप मॉलिक्यूल्स इज दोज द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द मिजिल। इसका स्ट्रक्चर जो होता है मिजिल होता है, फिगर हम देख ही सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो स्ट्रक्चर से मिजिल बन, देखिए ऑयलिक ड्रॉपलेट्स होते हैं, मिजिल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म होते हैं, ठीक है। दिस फॉर्म्स ऑफ द इम्यूलेशंस इन वाटर, इम्यूलेशंस इन वाटर, द सोप मिजिल्स दोज हेल्प्स इन द पुलिंग आउट द डर्टी इन वाटर, वी कैन वॉश योर क्लॉथ क्लीन, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है, जो डर्टी वाटर्स होते हैं, डर्टी इन वाटर, डर्टी को हमें निकालने में हेल्प करता है, वॉश करते हैं जब क्लॉथ को, तब, ठीक है। द मैग्नीशियम एंड द कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सोप मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड द स्कम। स्कम फॉर्म करता है सॉल्युबल प्रोडक्ट में। द स्कम क्रिएट डिफिकल्टी ऑफ क्लीनिंग एक्शंस, क्लीनिंग एक्शंस में क्लियर करता है। दिस प्रॉब्लम इज overcomes by using another क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल द डिटर्जेंट एज अ क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। डिटर्जेंट को अगर हमने क्लीनिंग एजेंट में यूज़ किया तो, ठीक है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम साल्ट एंड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और अमीनो साल्ट्स विथ क्लोरीन और ब्रोमीन आयनिक ETC, ठीक है। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है, इन दोनों के पास हाइड्रोकार्बन चेन लॉन्ग होता है, ठीक है। द चेंज्ड एंड ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म insoluble precipitation with the calcium and the magnesium ions in hard water, those they remains reactive in hard water, determine the usually used to make soaps and the products for cleaning cloths, ठीक है। इसको हमने क्लीनिंग क्लॉथ में भी यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट को यूजुअली मेक अ सोप, शैम्पूस एंड द प्रोडक्ट ऑफ क्लीनिंग क्लॉथ्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।